हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो मैथ्स में तो मचा दिया ना एकदम। बहुत आसान सा था पेपर। ठीक है, जो जो पढ़ाया था वही वही आया था, वैसे वैसे ही आया था। अब बारी है साइंस की। ठीक है, साइंस में बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा है। हालांकि साइंस के वन शॉट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, इसी चैनल पे लाइव वाले सेक्शन में ही। बट फिर भी ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम चैप्टर वाइज देखेंगे भी। बट अगर आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, तो आप ठीक है ना वन शॉट वीडियोस देख लेना, आपको वहाँ मिल जाएंगे। फिलहाल अभी हम चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी बात करेंगे। एक तरह से यूँ मान के चलो कि जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इनसे ही आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा बहुत बढ़िया से। ठीक है। तो अभी साइंस के पेपर में तो टाइम है अपने पास कुछ दिन का, तब तक हम कर लेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। चलिए जल्दी जल्दी बता दो, एक बार आवाज़ वगैरह आ रही है क्या? फिर शुरू करते हैं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। अच्छा, क्लास 10th नहीं हो पा रही है ना 2 दिनों से। ठीक है। वो कुछ काम आ जा रहा है। ठीक है, बट कल पक्का होगी क्लास 10th। ठीक है, बच्चे सोच रहे होंगे ये धोखेबाज टीचर। ठीक है, कल पक्का होगी क्लास 10th। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कल संडे है ना, कल संडे को ही रख लेते हैं क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th थोड़ा टेंशन मत लो। ठीक है। मुझे पता है, क्लास 10th की क्लास पिछले 2 दिनों से नहीं हुई है, 2 बार। ठीक है। अच्छा, क्लास 11th की भाई वीडियो इसको देखनी है ना, उसके लिए अलग चैनल है यार। क्लास 11th के लिए है AK स्टडी प्लस, वहाँ पे जाओ। यहाँ क्लास 11th अभी नहीं मिलेगी। क्लियर होगी बात? हेलो हेलो सबको हेलो। ठीक है। मैथ्स का मस्त गया था ना पेपर, साइंस का भी मस्त जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, मैं हूं ना। चलो एक आध बच्चे का घटिया गया तो भी कोई बात नहीं, सबका अच्छा भी नहीं जाना चाहिए, चलता रहता है। ठीक है। मैं किस बोर्ड का पढ़ाता हूँ? मैं अकॉर्डिंग टू पढ़ाता हूँ NCERT। आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर NCERT से पढ़ते हो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है। NCERT जहाँ भी लागू होती है सब बच्चे पढ़ सकते हैं, चाहे आप जिस भी बोर्ड से हो। ठीक है, अगर वहाँ पे NCERT फॉलो होती है आप देख सकते हो वीडियो। ठीक है। बेसिक में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो एक काम करना। ठीक है, हर्ष, बेसिक में प्रॉब्लम हो रही है ना, एक काम करो। ठीक है, जो भी चैप्टर्स है ना उसके इंट्रोडक्शन वीडियो देखो। मैंने ना बनाया ही इस तरह से है मैथ्स के जो लेक्चर्स हैं उनको, कि अगर किसी बच्चे को बेसिक में दिक्कत है ना तो उसको दिक्कत रहे ना। मतलब क्या, कि जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है ना, मैं बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करता हूँ, ये मान के कि मान लो बच्चे को कुछ नहीं आगा अगर आता, ठीक है, तब वो किस तरह से सीखना चाहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब के लेक्चर है वो। तो अगर आपको बेसिक में दिक्कत है, पहले आप वो लेक्चर देख लो, इंट्रोडक्शन वाला। उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपको धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। नमस्ते भाई, नमस्ते। ठीक है, राकेश कुमार नमस्ते। ठीक है, क्लास 10th बोल तो रहा हूँ, क्लास 10th को मैं 2 दिन से धोखा दे रहा हूँ, उसके लिए सॉरी शक्तिमान। ठीक है, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ काम आ जा रहा है। ठीक है, बट कल क्लास 10th पक्का होगी। ठीक है, पक्का होगी पक्का। ठीक। ठीक है, क्लास 8th का तो चल ही रहा है, क्लास 8th का तो कंप्लीट हो चुका है यार। मैथ साइंस ले आएंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं भाई लोग। चैप्टर नंबर पहला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही नकली है, मतलब एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने वन शॉट वीडियो देखी है तब भी। ठीक है, तो वन शॉट देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, 1 से लेके 5 तक पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेके 5। भाई साहब, ये सारे चैप्टर जो है ना एकदम बवाल तरीके से पढ़ाया हुआ है, एक बार देखोगे ना, एक बार देखना इसे। ठीक है, जो वन शॉट लेक्चर है। ठीक है, मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा कि क्या यार, क्या मतलब कुछ है ही नहीं इन चैप्टर्स में। आपको पढ़ाते पढ़ाते याद करा दूंगा मैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है इनके। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे हम वन शॉट नहीं देखने वाले हैं, चैप्टर को पूरा रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि मैं करा चुका हूँ, वीडियो पड़ी हुई है, देख लेना। फिलहाल अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, मैं लॉजिक समझा दूंगा सबका। लेकिन फिर भी आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ये सारे चैप्टर, पूरे क्लास 10th के सारे चैप्टर, ठीक है ना, देखना चाहते हैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए, तो आप प्रगति बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच ज्वाइन करने के लिए आपको AK स्टडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। यहाँ पे ठीक है आपको कंप्लीट साइंस मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप पे सपोर्ट मिलेगा, कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इस बैच को लेने के बाद। ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये NCERT बेस्ड है, मतलब आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर आप NCERT फॉलो करते हैं तो आप इन लेक्चर्स को ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं
चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो पहला जो सवाल जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि भैया पदार्थ कहते किसको हैं, ठीक है। और कुछ चीजें आपको दे देंगे, बोलेंगे इसमें से छांटो कौन सा पदार्थ है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ किसे कहते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ है और कौन सा नहीं है। आपको कुछ चीजें दी गई हैं। तो देखो जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, जिन्होंने ये बैच ज्वाइन किया होगा, ठीक है ना, वो उनको भी पता होगा। साथ ही साथ जिन्होंने जो फ्री वीडियो है यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव वीडियो, वहाँ पर भी देखा होगा कि मैंने आपको सिंपली समझाया था कि अगर आपको ये चेक करना है कि कोई चीज़ पदार्थ है या नहीं, तो उसके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात क्या, कि उसका कुछ ना कुछ वो स्थान घेरती हो। दूसरी बात उसका द्रव्यमान होता हो, ठीक है ना। स्थान घेरने का मतलब क्या है, स्थान घेरने का मतलब उसका आयतन होना चाहिए, ठीक है। वो सभी चीजें जिनका आयतन होता है और द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो पदार्थ कहलाती हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए पदार्थ किसे कहते हैं, तो आपको इसके उत्तर में सिंपल सी बात लिखनी है, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है वे पदार्थ कहलाती हैं, ठीक है। अब देखो यार, स्थान का घेरना हम सबको समझ में आ जाता है। हाँ भाई, स्थान घेरने को हम फील कर सकते हैं ना, विजुलाइज कर सकते हैं कि चलो स्थान घेरने का मतलब तो समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसको रखने के लिए जगह चाहिए। तो जिस चीज को भी रखने के लिए कुछ ना कुछ जगह चाहिए, मतलब वो जगह घेर रहा है, स्थान घेर रहा है, तो मतलब उसके पास आयतन है, ठीक है। ये द्रव्यमान नाम का बवाल जो है ना, ये बच्चों को बड़ा परेशान करता है। उन्हें लगता है अरे भैंस की आंख क्या है ये, ठीक है, क्या है ये द्रव्यमान, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली समझाता हूँ, ठीक। देखो मैं आपको सिंपली दो तरीकों से समझाता हूँ। पहला तो ये है कि द्रव्यमान का ये मतलब होता है कि कोई भी वस्तु जिस चीज से बनी है उसकी मात्रा उसमें कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने मान लो कोई लोहे की छड़ है, तो उसमें कितना लोहा है, लोहे की मात्रा कितनी है, वही उसका द्रव्यमान है। अगर कोई चीज मान लो प्लास्टिक से बनी है, तो उसमें कितना प्लास्टिक है, वही उसका द्रव्यमान है, ठीक है। मतलब क्या कि अगर कोई चीज कार्बन से बनी है तो उसमें कितना कार्बन है, अगर कोई चीज लोहे से बनी है तो उसमें कितना लोहा है, अगर कोई चीज चांदी से बनी है तो उसमें कितना चांदी है। समझ में आ गया, उसी की क्वांटिटी क्या कहलाएगी, उसका द्रव्यमान। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे तो अभी काम चलाऊं, आप ऐसे समझो कि द्रव्यमान को नापा जाता है किलोग्राम में। मतलब कि आप जिस चीज को भी किलोग्राम में माप पा रहे हो, ग्राम में माप पा रहे हो, उन सबके पास द्रव्यमान है, क्योंकि द्रव्यमान को ही हम किलोग्राम में नापते हैं। अब एक बेसिक सी कंफ्यूजन रहती है साइंस में, क्योंकि हम आसपास की चीजों का जो वजन होता है ना उसको किलो में बोलते हैं, वो एक गलत टर्म है साइंस के हिसाब से। जो वेट होता है या वजन होता है, ठीक है ना, जो वेट होता है W फॉर वेट या वजन, ठीक है ना, वो किलोग्राम में नहीं नापा जाता। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है। वेट तो एक तरह का फोर्स है, उसको न्यूटन में नापते हैं। तो साइंस में वजन को याद रखना, कभी किलो मत लिख देना। भले आप दुकान पे जाके बोलते हो कि इसका वजन इतना है, इतना किलो दे दो, असलियत में किलो जो होता है वो द्रव्यमान को नापा जाता है किलो में, ठीक है ना, वजन को नहीं। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो भी चीज स्थान गिरती हैं और इनका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है मतलब उनको हम किलो में नाप सकते हैं। जाहिर सी बात है, जिसके पास द्रव्यमान होगा, अगर वहां पे ग्रेविटी है तो उसका वजन भी होगा, क्योंकि जो वजन होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान यानी m, तो m इंटू जी, ठीक है। आगे वाले क्लास में पढ़ोगे आप, ठीक है। m फॉर मास यानी द्रव्यमान, इसको आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गुणा कर दोगे तो धरती पे कितना वजन है ये मिल जाएगा उस वस्तु का। खैर अभी हम इन सब चीज़ों में नहीं जा रहे, आगे आने वाले चैप्टर में तो पढ़ना ही है, तो अभी से बवाल क्यों पालना। अभी आप इतना याद रखो कि जो चीज़ें स्थान घेरती हैं और उनका द्रव्यमान होता है, उनको हम बोलते हैं कि वो पदार्थ हैं। जैसे समझो कि अगर आपसे पूछा कि बताओ मेज जो है वो पदार्थ है कि नहीं, वो पदार्थ है कि नहीं, तो आप बस दो चीजें देखना है कि मेज को रखने के लिए कुछ जगह चाहिए क्या, हाँ, तो ये स्थान तो घेरती है। मेज जिस चीज से बनी है, ठीक है ना, उसमें कुछ, जैसे मेज मान लो लकड़ी से बनी है, तो कुछ मात्रा ऑफ लकड़ी तो है उसमें, तो मतलब उसका द्रव्यमान भी है। आप उसको किलो में, ठीक है, माप सकते हो कि भाई कितने किलो का है मेज, तो मतलब मेज के पास द्रव्यमान है, क्योंकि द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापेंगे, कितने किलोग्राम का है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि मेज, ठीक है, मेज पदार्थ है। तो मेज तो पदार्थ है भाई साहब। अगर मैं बात करूँ समय की, तो समय पदार्थ नहीं है भाई। समय को किलो में थोड़ी नापोगे, ऐसे थोड़ी बोलते हो कि मेरे पास 2 किलो टाइम है, 3 किलो टाइम है। द्रव्यमान जिसके पास होगा उसको ही किलो में माप सकते हो, तो समय को नहीं माप सकते। हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, समय हो गया, दिशाएं हो गई, ये सब पदार्थ नहीं होते हैं, क्योंकि ये जगह नहीं घेरते, इनका द्रव्यमान नहीं होता, ठीक है। पुस्तक की बात करें तो पुस्तक पदार्थ है, पुस्तक पदार्थ
है। क्यों? क्योंकि पुस्तक को रखने के लिए जगह चाहिए होगी। पुस्तक का द्रव्यमान भी होता है भाई। जल भी पदार्थ है, क्योंकि इसको रखने के लिए जगह चाहिए, इसका द्रव्यमान भी होता है। ठीक है ना? दुख नहीं है, ठीक है ना? दुख को आप किलो में थोड़ी नाप पाओगे, ठीक है, कि मेरे को 2 किलो दुख हो रहा है, ऐसे थोड़ी बोलते हो यार कि मुझे 2 किलो दुख हो रहा है, ऐसा नहीं बोलोगे ना। दर्द, 3 किलो दर्द हो रहा है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये नहीं है। दूध है, वायु है, क्लियर हो गई बात। वायु जगह घेरती है, इसका द्रव्यमान भी होता है, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आता है आपके इस चैप्टर से, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए पदार्थ किसे कहते हैं। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि अगर कुछ चीज़ें आपको दे दी जाएं तो वो पदार्थ हैं या नहीं है, ये छांटना आपको आना चाहिए, बेसिक सी चीज़ है। इसके बाद देखो, इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, या आप मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि पदार्थ के जो कण होते हैं ना, पता है ना आपको, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण बता दो, क्या क्या खास बात होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो पदार्थ के कण होते हैं उनकी। तो ये मैंने आपको बताया था, याद करो, ठीक है ना, जब वन शॉट कराया था मैंने, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कि भाई पहला गुण क्या है, कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील, ठीक है, रहते हैं या फिर निरंतर गति करते हैं, ठीक है। तो मतलब पदार्थ के कण, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव्य हो, चाहे वो गैस हो, तीनों ही अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वो गति करते रहते हैं। हालांकि जो ठोस होते हैं, ठीक है, ठोस के कण वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के अलोंग, मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट उसमें नहीं रहती है, लेकिन हाँ, ठीक है ना, वो अपने मीन पोजीशन के अराउंड, ठीक है ना, वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है ना, हल्का हल्का हिल रहे होते हैं, तो गति तो वो भी है, ठीक है। और जो, ठीक है, लिक्विड होता है, ठीक है, द्रव होता है, उसके कण और तेजी से मूव करते हैं। जो गैस होती है उसको तो आप फील कर सकते हो, है ना, गैसों को आप देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हो कि भाई वो तो बह रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो उनमें मूवमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब लेकिन मूवमेंट सब में रहती है, ठीक है। तो चाहे किसी भी अवस्था में हो पदार्थ, उसके कण जो होते हैं वो गतिशील रहते हैं। दूसरा क्या है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। मतलब क्या है, कि चाहे आपको कितना भी कोई ठोस नजर आ रहा हो, आपकी आंखें भले उसके अंदर नहीं देख पा रही हैं कि उनके बीच में जगह है, लेकिन जो पदार्थ के कण होंगे वो चाहे जितने पास पास हों, ठीक है, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो देखो खाली जगह छूटी जाएगी। समझ में आई बात? तो मतलब इनके बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है। और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। इसका मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो एग्जाम्पल दिया था कि भाई जैसे आपके, मान लो आपके सामने एक पेज है, आपकी किताब का एक पन्ना, ठीक है, आपने एक किताब का एक पन्ना फाड़ा और पन्ने को कोने से पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, जैसे मान लो ये एक पन्ना है जिस पे लिखा हुआ है, मान लो एक पन्ना है, ठीक है, तो पन्ने को एक कोने से पकड़ के आप खींचते हो, तो पूरा पन्ना ही क्यों खिंच जा रहा है? भाई आपने तो यहाँ से पकड़ा, मान लो आपने पन्ने को या पेज को, ठीक है ना, यहाँ से पकड़ा और यहाँ से पकड़ के खींच रहे हो इस तरफ, तो आपने तो कुछ ही कणों को पकड़ा है इसके। जब आप इसको खींच रहे हो तो पूरा का पूरा पेज क्यों खिंच जा रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन कणों को आपने पकड़ के खींचा, इस कण ने अपने बगल वाले को, इसने अपने बगल वाले को, इसने अपने बगल वाले को, सबने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है। समझ में आई बात? इसीलिए वो सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं। जब आप एक को खींचोगे तो सारे ही खींच जाएंगे। ये ठीक उसी तरह से है जैसे मान लो कुछ लोग हों यहाँ खड़े और सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा हो, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप किसी एक को पकड़ के खींचोगे तो सब खींच जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में, समझ लो अब ये हाथ को हाथ ना समझो, मान लो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन का फोर्स होता है ना, आकर्षण बल होता, तो एक को खींचते सब खींचे चले आते। ठीक है, ऐसे ही होता है, पार्टिकल अपने बगल वाले पार्टिकल, उसका पार्टिकल उसके बगल वाले पार्टिकल से आकर्षित रहता है, अट्रैक्ट रहता है, ठीक है। तो ये गुण हो गए, पहला समझ में आ गया कि भाई निरंतर गति करते हैं, दूसरा उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, तीसरा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक और चीज लिख सकते हो कि पदार्थ के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, ठीक है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। बहुत आसान सा यार, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया ये, ठीक है, याद रखना, ऐसी हल्के में मत लेना इसे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर होगी बात? आपके कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ यार, ठीक है, ठीक है। प्रायिकता की वीडियो क्लास 10th अपलोड की हुई है सर, क्लास 10th प्रायिकता की वीडियो अपलोड की हुई है, नहीं मिली क्या आपको? ठीक है, ठीक है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ठीक है, देख लेना, वहां से मिल जाएगी। क्या लिख के रहे हो सर? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू, ठीक है।
क्लास 10 साइंस, हाँ क्लास 10 साइंस भी ठीक है। अगर आपको बैच लेना है तो आप बैच ले सकते हो, बाकी जो वन शॉट वगैरह है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो वो तो आएगी। पर अगर आपको डिटेल कोर्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग चैनल है भाई। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के लिए कमेंट कर रहे हैं ना, इंग्लिश मीडियम के लिए जो चैनल है उसका नाम है एक स्टडी। ठीक है यार, सुन लो भाई, अगर यहाँ कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, ठीक है, अगर कोई यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो इंग्लिश मीडियम का ही चैनल है मेरा, ठीक है, उसका नाम है एक स्टडी। वहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में चीज़ें मिलेंगी, यहाँ नहीं मिलेगी। चैनल का नाम ही है इस वाले का हिंदी मीडियम अकेडमी है फिर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग चैनल है, वहाँ जाके देखो। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? चलो, अच्छा पसंद का चैप्टर है, हाँ ये चैप्टर बहुत बच्चों को पसंद रहता है, क्योंकि ये चैप्टर आसान है, आसानी समझ में आ जाता है, और जो आसान लगता है वो पसंद तो आ ही जाता है। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसका ट्रिक भी बता देता हूँ मैं, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन को याद रखने का। देखो, ठीक है, आपने ये देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है पहले समझो। क्वेश्चन है निम्नलिखित तापमान को केल्विन में, ठीक है ना, परिवर्तित कीजिए। ठीक है, पहला जो इसका है, ठीक है ना, पहला मतलब जो ए पार्ट है इसका, ठीक है, इसमें कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस। इसको बदलना किस में है, केल्विन में। ठीक है, तो याद रखना कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273, ये राउंड ऑफ वैल्यू है, 273 केल्विन, मतलब लगभग इतना, 10.151 भी लगाते हैं, बट ये राउंड ऑफ वैल्यू क्या, ठीक है, 273 केल्विन। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से जीरो में इतना होता है, तो इतने में कितना होगा, तो जाहिर सी बात है सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए आपको क्या करना है, 273 ऐड कर देना है। मतलब कि जो सेल्सियस वाली वैल्यू है, ये तो सफ़ेद दिखाई नहीं देगा, ठीक है, जो सेल्सियस वाली वैल्यू है यानी कि 25, इसी में आपको 273 ऐड करना। अभी मैं आपको इनका याद करने का ट्रिक बता दूंगा, पहले देख लो, पहले दोनों को देख लो, सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस। फिर जिन बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है ना कि कब जोड़ें कब घटाएं, छोटा सा ट्रिक है, अभी बता दूंगा मैं आपको। पहले एक बार क्वेश्चन देखो, मैंने क्या कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप सेल्सियस से केल्विन में जा रहे हो, ठीक है, सेल्सियस से केल्विन में जा रहे हो मतलब 273 जोड़ देना है। 273 इसमें जोड़ोगे तो 3 और 5 कितना हो गया, 8, 7 और 2 कितना हो गया, 9, और ये 2, यानी कि 298 केल्विन। ठीक है, इसी तरह से अगला देखो, ये पहला हिस्सा समझ में आ गया। इसी तरह से इसका बी वाला पार्ट देख लो यार, बी पार्ट में क्या कह रहा है, 373 डिग्री सेल्सियस। जिनको ये चीज़ें याद नहीं होती ना, क्योंकि देखो इतना सबको याद हो जाता है कि 273 का ही कुछ करना था, या तो जोड़ना था या घटाना था। ठीक है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए जोड़ना है, या केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए जोड़ना है, कब घटाना है कब जोड़ना है, इसमें कन्फ्यूजन रहती है। उसका मैं ट्रिक बता दूंगा अभी, पहले सुन लो इसको। ठीक है, देखो यहाँ पर भी सेल्सियस में है और हमें जाना किस में है, केल्विन में। आप ऐसे तीर मत बनाना, ये जो तीर है तो समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं, कहीं वहाँ भी आप तीर बना के आओ वैसे। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये 373 जो सेल्सियस वाली वैल्यू थी, इसमें इसमें आप क्या जोड़ दो, 273 जोड़ना है, 273 ही याद रखना। जैसे ही ये जोड़ोगे 273, ठीक है, तो ये सेल्सियस से किस में चेंज हो जाएगा सर, केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 3 कितना हुआ, 6, 7 और 7 14 का 4 हासिल गया 1, 3 2 5 और 6, 746 केल्विन। क्लियर हो गया? अभी ट्रिक में बताऊंगा, पहले मैं अगला आपको बता दूं ये वाला। ठीक है, इसमें देखो उल्टा करना है, इसमें उल्टा करना है। इसमें जो पार्ट ए है, इसमें दिया गया है 300 केल्विन, और इसको बदलना है डिग्री सेल्सियस में। हम क्या करेंगे, जब डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तब वही 273 ही करना होता है, लेकिन माइनस करना होता है। ठीक है, तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया अब देखो ट्रिक देख लो एक बार। ट्रिक ये है कि आपको इतना याद रहता है, देखो आपको क्या याद रहता है कि ए बी सी डी में पहले कौन आता है। देखो जैसे मान लो ए बी सी डी में सी पहले आता है, के बाद में आता है ना। ऐसे मान लो ए बी सी डी में पहले नंबर ए आता है, दूसरे नंबर पे सी आता है, तीसरे नंबर पे सी आ रहा है, और के आगे आके कहीं आएगा। तो मतलब आप सी छोटा है के बड़ा है, ऐसे मान के चलो, सी पहले आ जाता है नंबर पे, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे, फिर चौथे पांचवें छठे के कहीं बाद में आता होगा। तो आपको क्या करना है कि इतना याद रखना है, ठीक है, कि सी से के में जाने के लिए, क्योंकि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाओगे तो प्लस करना पड़ेगा, इसीलिए जब आप सेल्सियस से केल्विन की तरफ जा रहे हो तो याद रखना 273 प्लस करना है। ठीक है, और जब यहाँ पे आओगे
जब यहाँ पे आओगे, ठीक है, जब यहाँ पे आओगे तो उल्टा चल रहे हो ना, के से सी की तरफ जा रहे हो, यानी बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हो, तो उसके लिए घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे क्या आता है, माइनस। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? इतनी समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। अगला क्या है, 573 केल्विन। मैंने क्या बोला, के से, यानी बड़े से छोटे पे आ रहे हैं, ऐसे मान के चलो एबीसीडी में सी पहले आता है, छोटा नंबर है, ठीक है। तो फिर से वही चीज़ अपना, अगर इतनी सी बात याद है तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे घटाना है, ठीक है। 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3 डिग्री सेल्सियस। ये बात क्लियर हो गई इतनी? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई इतनी? बताओ एक बार, कमेंट दिखता रहता हूँ आपके, ठीक है। यहाँ तक ठीक है ना सबको? यहाँ तक, यहाँ तक सब कुछ ठीक है? हाँ सही बात है। ठीक। इंग्लिश नहीं पढ़ाता सर, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता। जो बच्चे इंग्लिश के लिए कमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है, इंग्लिश नहीं पढ़ाता मैं। केल्विन एक यूनिट है टेम्परेचर नापने की। जो बच्चे पूछ रहे हैं केल्विन क्या होता है, जैसे आप डिग्री सेल्सियस में नापते हैं ना, वैसे केल्विन भी यूनिट होती है, फ़ारेनहाइट भी यूनिट होती है, ठीक है ना। तो ये सब टेम्परेचर नापने की ही इकाइयाँ हैं। अच्छा, ट्रिक समझ में आ गया ना? ट्रिक समझ में आ गया ना, ए बी सी डी में, ठीक है। आगे की तरफ जाने के लिए हमें जोड़ना होता है कुछ, ठीक है। तो सी से के की तरफ जाएंगे तो जोड़ेंगे, ठीक है। सी से के की तरफ जाएंगे, जब सी से के की तरफ जाएंगे तो जोड़ेंगे, प्लस आएगा 273। और जब पीछे जाना होता है, यानी उल्टा करना है, के से उल्टी एबीसीडी, के से सी की तरफ जा रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा ना भाई, पीछे जाने को माइनस बोलते हैं। तो के से सी पे जाओगे तो माइनस करना पड़ेगा। याद हो गया? अब तो नहीं भूलोगे, ठीक है, अब मत भूलना, ठीक। अगला आ जाओ। अगला देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी रखा है ताकि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर में पूछा गया ना ठोस, द्रव, गैस के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, ठोस पदार्थ, द्रव और गैस, क्वेश्चन आता है ठोस, द्रव और गैस में, इन तीनों में अंतर बता दो। या तो ये पूछ लेंगे या किसी एक का गुण पूछ लेंगे, हम यही क्वेश्चन कर लेते हैं, सब कुछ कवर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो देखो, ठोस पदार्थ उन पदार्थों को बोलते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक है। द्रव उनको बोलते हैं जिनका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन फिक्स रहता है। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? देखो मैं समझाता हूँ एक एक करके, ठीक है। निश्चित आकार होता है किसका? सॉलिड्स का। मतलब क्या, कि जैसे मान लो मेरे हाथ में पेन है, ठोस है, तो इसका आकार फिक्स रहेगा, ठीक है ना, इसका आकार फिक्स है, ठीक है। और द्रव्य जो है वो आकार निश्चित नहीं होता। मान लो आपके पास ग्लास में पानी है, ठीक है, ग्लास वाले पानी को आपने थाली में डाल दिया तो पानी फैल जाएगा, उसका आकार बदल गया, ठीक है। किसी और बर्तन में रख दिया तो उसका आकार फिर से बदल जाएगा, तो पानी का आकार बदल रहा है। यानी कि जो पानी है वो द्रव्य ही तो है, यानी जो लिक्विड होते हैं, द्रव्य होते हैं, इनका, ठीक है, निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। गैस के साथ भी यही चीज़ है, गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता, वही फैल जाती है, ठीक है, या फिर दबाओगे तो सिकुड़ जाती है गैस, ठीक। अगला क्या है, निश्चित आयतन होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है। आयतन मतलब जितनी जगह घेरता है। कोई आपके पास ठोस चीज़ है, वो जितनी जगह घेर रही है वो फिक्स है कि इतनी ही जगह घेरेगी, ठीक है। द्रव में भी यही चीज़ है भाई, एक गिलास पानी अगर आपके पास है तो ग्लास में जितनी जगह है उतनी जगह, अगर वो गिलास पूरा भरा है तो उतनी जगह ही उसे चाहिए। अगर आप उसका फैला भी दोगे तो टोटल मिला के वो उतनी जगह ही घेरेगा जितनी वो गिलास में घेर रहा था। ऐसा नहीं है कि आप एक गिलास पानी को एक छोटे से चम्मच में रख दोगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, उसे जगह तो उतनी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन गैसेस के केस में नहीं, गैसेस का आयतन भी निश्चित नहीं होता, निश्चित आयतन नहीं होता है। किसका? गैस का। गैस का निश्चित आयतन नहीं होता है। मतलब क्या, कि अगर आपके पास मान लो, ठीक है, एक कमरे में जितनी हवा है, इसको आप अगर कंप्रेस कर पाओ तो इसको दबा दबा के छोटी सी जगह में रख सकते हो, पूरे कमरे की जितनी हवा है। तो मतलब इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये फैल सकती हैं, सिकुड़ सकती हैं, ठीक। अगला क्या है, कि जो ठोस के कण होते हैं, कण पास पास और स्थिर होते हैं, ठीक है ना, पास पास होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये, ठीक है ना, स्थिर रहते हैं, मतलब बहुत कम वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना। इसको चाहो तो आप हटा भी सकते हो, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो, कण पास पास होते हैं, ठीक है। यहाँ स्थिर कहने का मतलब है कि वाइब्रेशन रहता है लेकिन इधर से ज़्यादा भागते नहीं, ठीक है, बट इसको हटा ही देते हैं। अगला क्या है, कणों के बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है। थोड़ी ज़्यादा मतलब गैसेस के मुकाबले कम और ठोस के मुकाबले ज़्यादा। और यहाँ पे कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ठोस की बात करें तो कणों के बीच में बहुत कम आकर्षण
ठीक है, बहुत अधिक आकर्षण बल होते हैं, बहुत अधिक आकर्षण बल होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक। और यहाँ पे कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो मध्यम होता है, मतलब ठोस के कणों से कम लेकिन इनसे ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पे कणों के बीच में, ठीक है, सबसे कम आकर्षण बल होता है। ठीक, ये असंपीडनशील होते हैं। संपीडनशील का मतलब जिसे दबाया जा सके, असंपीडनशील का मतलब दबा के इसके साइज को हम कम नहीं कर सकते। ठीक है ना, जिसको हम दबा दबा के साइज कम कर दें उसको बोलेंगे संपीडनशील। तो जो ठोस होते हैं ये संपीडनशील नहीं होते, इनको दबा के छोटा नहीं किया सकता। ठीक है ना, साथ ही साथ द्रव को भी नहीं कर सकते लगभग लगभग, यानी ये भी असंपीडनशील होते हैं। लेकिन जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, जिनको कंप्रेस किया सके, संपीडित किया सके। ठीक है, अच्छा, ठोस के कण बहते नहीं हैं, मतलब ठोस जो है वो बहाव नहीं करता है। ठीक है, आप जानते हो द्रव यानी पानी हो गया और भी दूसरी लिक्विड हो गए वो बह सकते हैं, और ये बहाव और फैलाव दोनों करती हैं। गैसेस तो बहाव और फैलाव दोनों करती हैं। फिर उदाहरण लिख देना अगर आपको कुछ ना याद है, एक अंतर ये भी हो जाएगा, जैसे बर्फ हो गई, कुर्सी हो गई, ये ठोस के उदाहरण हैं। पानी हो गया, तेल हो गया, ये द्रव्य के उदाहरण है। वायु हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन गैस मतलब, ठीक है, ये सब भी क्या है, ये सब गैस के उदाहरण है। ठीक है, तो ये देखो बहुत बेहतरीन बेहतरीन छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा मैंने कि बहुत ज़्यादा हाई फाई लिख दिया आपको समझ में ना आए, इस बात का ख्याल रखा है। ठीक है, ये सारा जो स्क्रीन शॉट्स मैंने लगाए हैं ना, ये प्रगति बैच वाले, ठीक है ना, जो पीडीएफ है उसी के हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो प्रगति बैच है ना उसका पीडीएफ मैंने इस तरह से बना रखा है ना भाई साहब, कि मतलब सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है, ये जो मैंने आपको बैच भी दिखाया था, ठीक है, ये इसी का, ठीक है ना, इसी का हिस्से से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, ये सब इसी का हिस्सा है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है अगर आपसे तीनों के बारे में ना पूछें तो किसी एक के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें है कारण बताओ। ठीक है, एक बार मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कारण बताओ। ठीक है, हम भी पढ़ाते हैं, अच्छा आप भी पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, क्लियर है सब कुछ, अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला गया कि गैस, ठीक है, गैस, एक मिनट, क्या कैमरा बंद हुआ क्या, नहीं ना, मैं खुद ही बंद करके चालू कर देता हूँ एक बार। ठीक है, क्योंकि अभी बंद होने वाला होगा मेरे ख्याल से, टाइम तो ज़्यादा हो गया ना। ठीक है, 29 मिनट बंद ही हो जाता है फिर यार, फिर पता लगता है चालू करो, इसलिए मैंने अभी कर दिया। एक मिनट रुक जाओ, बस हो जाए चालू। ठीक है, 1 मिनट हो गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आएगा कारण बताओ, इन पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कारण बताओ, पहला क्या, गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें से रखते हैं। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। लकड़ी की मेज को हम ठोस क्यों कहते हैं। ठीक है, हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े पे हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, आते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपको जो प्रॉपर्टी पढ़ाई है ना, इन्हीं प्रॉपर्टी के हिसाब से देना होता है। ये जो प्रॉपर्टी है ऐसे नहीं हवा में कुछ भी लिख दोगे, जो उसके पीछे के साइंटिफिक रीजन है वही आपको बताने हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना कुछ भी। तो देखो मैं आपको सिंपली समझाता हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर ही इतना आसान है यार। ठीक है, ये देखो क्या है क्वेश्चन, कि भाई गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, कारण बताना है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जैसे समझ लो कोई बर्तन है, ठीक है, इसमें जैसे ही आप गैस रखोगे तो आपको पता है ना गैस के कण एक जगह रुकते तो है नहीं, गैस के कण, ठीक है ना, उनके बीच में वो दूर दूर हो जाएंगे, मतलब फैल जाएगा गैस, तो पूरे कमरे को ही क्या कर देगी, भर देगी, क्योंकि इसके कण ऐसे बंधे नहीं हुए ना, वो स्वतंत्र हैं इधर उधर गति करने के लिए। तो सारे कण इधर उधर घूम के पूरे कमरे में ही ऐसा लगेगा, ठीक है, कि गैस पूरे कमरे में ही फैल चुकी है। ठीक, तो इसका सीधा सा रीजन आएगा, क्योंकि गैस के कण स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं, तो इसीलिए वो पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। और जब वो पूरे बर्तन में फैल जाएंगे मतलब वो उस बर्तन को पूरा भर दे रहे हैं। जैसे आप कमरे की बात कर लो, जिस कमरे में आप हो उसको आप एक बर्तन मान के चलो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, उसमें थोड़ी सी हवा बाहर से लाओगे ना तो वो हवा के कण इधर उधर पूरी जगह बिखर जाएंगे। ठीक है ना, एक दूसरे से भले दूर दूर हो जाए, उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन वो ऐसा लगेगा पूरे कमरे में ही फैल गए हैं। ठीक है ना, तो पूरे कमरे को भर देंगे, इसी तरह से वो पूरे बर्तन को भर देते हैं। अगला क्या है, ठीक है, अगला क्या है, कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। अब फिर से आप जिस कमरे में उसे एक बर्तन समझो, ठीक है, तो होगा क्या, कि जो गैस है, अभी हमने पढ़ा कि गैस के कण तो बहुत तेजी से गति करते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है। तो जब इनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम है और ये गति कर रहे हैं बहुत तेजी से, तो इधर उधर जाके जैसे दीवारों से टकराएंगे ना, जैसे इस कमरे की दीवारों से जा जाकर टकरा रहे हैं,
ऐसे ही बर्तन जिसमें रखे जाएंगे उस बर्तन की दीवार से भी जाके टकराएंगे। अब जैसे आपसे ही कोई चीज़ आके टकराए तो आप पे एक प्रेशर लगेगा कि नहीं, एक प्रेशर तो लगेगा ना, एक दबाव लगेगा। इस तरह से जब ये कण दीवार पे जाके टकराएंगे या बर्तन की दीवार पे जाके टकराएंगे तो बर्तन की दीवार पे भी दबाव लगेगा। तो वही रीजन है। तो हम बोलेंगे क्योंकि गैस के कण बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, क्योंकि ये निरंतर गति कर सकते हैं, ठीक है, तो जिससे दीवारों पर दबाव पड़ता है। अगला क्या है, अगला जो पार्ट है ये है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, ऐसा क्यों है। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि भैया ठोस कहते हैं किसे, मैंने आपको ही बताया, ऐसी चीज को ठोस बोलते हैं जिनका आकार निश्चित होता है। तो क्या मेज जो है वो आकार निश्चित होता है, हाँ, ठीक है, और आयतन निश्चित होता है। तो क्या मेज का आयतन निश्चित होता है, हाँ। तो क्योंकि हम ठोस कहते ही उस चीज को इसका आकार और आयतन निश्चित हो, और जो मेज है इसका आकार और आयतन निश्चित है, तो इसीलिए इसको ठोस बोलेंगे, सीधी सी बात है। तो हम बोलेंगे क्योंकि लकड़ी के मेज का आकार और आयतन निश्चित होता है इसीलिए यह ठोस कहलाती है, बस सीधी सी बात है। ठीक, क्लियर हो गई बात। अगला, अगला क्या है कि हम हवा में, जैसे आपको दिख रहा है ना, मैं हवा में अपना हाथ ऐसे फेर ले रहा हूँ, ठीक है, हवा मेरे हाथ को ऐसे रोक नहीं पा रही है, ना ही मुझे चोट लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जो हवा के कण है इनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम रहता है, इनके बीच में जगह बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे ही आप हाथ मार रहे हो आकर्षण बल बहुत कम है तो इधर उधर हट जा रहे हैं, इधर उधर हट जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका हाथ आराम से इसमें घूम पा रहा है, ठीक है। लेकिन आगे बोला, लेकिन लकड़ी पे अगर कोई चीज़ है तो उस पर हाथ चलाने के लिए मैं कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, मतलब लकड़ी या कोई भी ठोस चीज़ समझ लो, मान लो ये लकड़ी होता, अब मैं इसके आर पार हाथ करना चाहता हूँ लेकिन नहीं जा पा रहा, क्योंकि जैसे मेरा हाथ इससे टकरा रहा है ना, इसके कण एक दूसरे से दूर दूर नहीं हो जा रहे, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि इनके बीच का जो आकर्षण बल है उससे ज़्यादा ताकत लग पाए और ये ऐसे दूर दूर हो, क्योंकि ये ठोस है, ठोस के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, तो इनको ऐसे करोगे तो हट नहीं जाएंगे ये। लेकिन जो हवा के पार्टिकल्स हैं वो हट जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका तो रीजन सिंपल सा यही है कि क्योंकि हवा गैस है और उसमें कणों के बीच में बहुत कम आकर्षण बल होता है, जबकि लकड़ी ठोस है और उसमें कणों के बीच में बहुत अधिक आकर्षण बल होता है, जिससे वो कठोर होती है। इसीलिए हम उसमें आसानी से हाथ नहीं चला पाएंगे और उसमें हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, क्योंकि जब कराटे जो लोग सीखते हैं वो बड़ी फोर्स से, ठीक है ना, वहाँ पे वार करते हैं जिससे वो चीज़ टूट जाती है। ठीक, अगला देखो ये अब जो चालू हो रहे हैं क्वेश्चन यहाँ से आगे वाले जो क्वेश्चन है वो कनेक्टेड है आपस में, याद रखना, ठीक है। अगर आपको वाष्पीकरण समझ में आता है तो आपको समझ में आएगा वाष्पीकरण से शीतलता कैसे होती है। अगर आपको ये समझ में आता है कि वाष्पीकरण से शीतलता कैसे होती है तो तमाम जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है, कूलर ठंडा क्यों कर देता है, आप अपने हाथ पे एसीटोन पेट्रोल या ऐसे कुछ बूंदे डालते हो तो आपका हाथ ठंडा क्यों लगने लगता है, और कप की अपेक्षा, ठीक है, हम प्लेट में चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, ठीक है ना, ये जितने तरह के क्वेश्चन है सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया आप सबका आंसर दे दोगे, ठीक है। शुरू करता हूँ, देखो क्वेश्चन क्या है समझो पहले। क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, तथा, ये तहा नहीं है तथा है यहाँ पे, तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है। तो वाष्पीकरण किसे कहते हैं, जैसे मान लो आपने, ठीक है ना, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि अपने हाथ को धोया, आपका हाथ गीला है, ठीक है ना, मान लो मैं अपने हाथ में पानी डाला और मेरा हाथ गीला है, ठीक है, थोड़ी देर में ऐसे हाथ को हवा में हिलाता रहूंगा, ये सूख जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, जो मेरे हाथ पे पानी के कण थे जिनकी वजह से मेरा हाथ गीला था, धीरे धीरे, ठीक है, उन्होंने आसपास से एनर्जी एब्जॉर्व करी, हीट एनर्जी जो मेरे हाथ वगैरह में थी, ठीक है ना, वो एब्जॉर्व करी, और उस एनर्जी का उपयोग करके वो लिक्विड फॉर्म से यानी द्रव अवस्था से बदल के गैस अवस्था में चले गए, ठीक है। तो इसी को वाष्पीकरण बोलते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्वथनांक से कम टेम्परेचर पे होती है, तभी हम उसको वाष्पीकरण बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से कम किसी भी ताप पर गैस में बदल जाने को वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी पानी है, पानी धीरे धीरे, ठीक है, वाष्प में बदल रहा है तो उसको बोलेंगे वाष्पीकरण है, लेकिन क्वथनांक से कम टेम्परेचर पे। क्वथनांक मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई चीज उबलने लगे, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, कोई चीज जिसमें उबलने लगे, आगे बात समझ में, वो उसका क्वथनांक कहलाता है।
जैसे पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है अपने इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो पानी के केस में अगर मैं बात करूं, देखो भाई अलग अलग चीज़ों, ऐसा नहीं है सिर्फ पानी ही वाष्पित होता है, और भी चीज़ें होती हैं लिक्विड जो है, लेकिन अभी मैं पानी की बात कर रहा हूँ। पानी के लिए क्वथनांक यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे उबलने लग जाएगा, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाके पानी गैस में चेंज हो रहा है तो उसको वाष्पीकरण नहीं बोलेंगे। मैंने क्या कहा, क्वथनांक से कम, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे अगर पानी, पानी की ऐसी बात करूंगा, पानी, ठीक है, वाष्प में बदल रहा है तो उसको बोलेंगे, ठीक है ना, क्या, वाष्पीकरण। जैसे मेरे हाथ पे जो पानी था, जैसे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, ठीक है, मैंने अपने हाथ पे पानी से गीला कर लिया, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे सूख जाता है, तो क्या पानी इतना गर्म था कि ये उबल रहा था? नहीं, उबल तो नहीं रहा था, टेम्परेचर तो बहुत कम था उबलने वाले टेम्परेचर से, लेकिन तब भी पानी वहां से सूख गया ना, मतलब पानी ये लिक्विड जो था, ठीक है, वो गैस बन गया ना। तो यानी उबलने वाले टेम्परेचर से कम पे अगर लिक्विड गैस में बदल रहा है तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण, उस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। समझ में आ गई बात? पानी के केस में याद रखना, पानी का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो फिर से याद रखना, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से कम किसी भी ताप पर गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है सर। इसमें अगर आपने ये ना लिखा ना कि इससे कम पे, गलत हो जाएगा आपका आंसर, याद रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले, ठीक है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये रहे आपके सामने 4 कारक। बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं याद करा दूंगा। क्यों? सिंपल सा एक लॉजिक है उससे, ठीक है, एक एग्जाम्पल से। अभी पहले मैं पढ़ देता हूँ क्या क्या है, फिर उस लॉजिक की बात करेंगे, ठीक है। देखो, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण क्या है, याद रखना, निम्नलिखित कुछ ऐसे कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। पहला क्या है? क्षेत्रफल। सतह में क्षेत्रफल जो होता है, सतह का जो क्षेत्रफल है जो बाहर के इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में, ठीक है, सतह क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ता है। पहली बात, अभी इनको याद कैसे करना है बता रहा हूँ, पहले एक बार पढ़ दूँ। दूसरा, तापमान जितना ज़्यादा होगा, यानी तापमान में जितनी वृद्धि करोगे वाष्पीकरण के रेट, वाष्पीकरण की दर उतनी तेजी से होगी। तीसरा क्या है? आर्द्रता में कमी से वाष्पीकरण बढ़ता है। आर्द्रता यानी जितने कम होगी उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा। मोबाइल की आवाज़ बंद करो, ठीक है। और चौथा क्या है कि वायु की गति बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ता है। अब इसको आप, ठीक है ना, विजुलाइज कैसे करोगे? सिंपल सा है। मान लो आपके सामने आपकी शर्ट है, ठीक है, या कोई कपड़ा है, मान लो शर्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, शर्ट आपके सामने है, ठीक, शर्ट को आपने गीला कर दिया, ठीक, आपके पास गीली शर्ट है। अब वो जो गीली शर्ट है आपको उसे सुखाना है। देखो, गीली शर्ट के सुखाने का क्या मतलब है, यहाँ की टर्म में समझ लो, जो शर्ट के अंदर का पानी है जिसकी वजह से वो गीली है, क्योंकि उसने पानी सोख रखा है, अब जब वो सूख जाएगी तो क्या हुआ होगा उस पानी का, वो सारा पानी वाष्प बन के उड़ गया होगा। इसका मतलब शर्ट जितनी जल्दी सूखेगी पानी उतनी तेजी से वाष्पित होगा। ये लॉजिक समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं, ठीक है। पहला क्या मैंने बोला कि सतह क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ता है। अब एक काम करो, ठीक है, कि जो आपके सामने शर्ट है, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, जस्ट इमेजिन ये मेरे पास एक शर्ट है, ठीक है, और मान लो अगर ये गीली है, तो एक बात बताओ कि मैं इस शर्ट को ऐसे गोला बना दूं, ठीक है ना, ऐसा गोला बना दूं, तब ये जल्दी सूखेगी, या फिर इसको अगर फैला के सुखाया जाएगा तब ये जल्दी सूखेगी? ठीक है, इसको अगर फैला के सुखाया जाएगा ना तो ये जल्दी सूखेगी। इसको फैलाने से क्या हो रहा है? फैलाने से इसका क्षेत्रफल जो सतह है बाहर के कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहा है। तो मतलब क्या है कि किसी चीज़ की सतह जितनी खुली होगी, जितना क्षेत्रफल उसका होगा, ठीक है ना, वहां पर, वहां उस सतह से वाष्पीकरण ज्यादा होगा, ठीक है। तो जिस भी लिक्विड का, ठीक है, जिस भी लिक्विड का, अब ये शर्ट मत सोचना, शर्ट वाष्पित नहीं हो रही है, शर्ट अगर गीली है तो उसके अंदर के पानी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कहीं ये सोचने लग जाओ कि भैया शर्ट को ही वाष्पित कर दिया, नहीं, अगर ये गीली थी तो इसके अंदर के पानी की बात हो रही। आई बात समझ में? ठीक, तो ये समझ में आ गया, सतह क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ता है, क्योंकि अगर मैं इसे वैसे घुचड़ मुचड़ कर दूंगा ना, गोला बना दूंगा, तो ये सूखेगी नहीं जल्दी, मतलब इसके अंदर का पानी जल्दी वाष्पित नहीं होगा। आई बात समझ में? लेकिन इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, पानी जहाँ जहाँ पर भी है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो जल्दी सूख जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण बढ़ता है। फिर से शर्ट का एग्जाम्पल ले लो, मान लो आपको सर्दियों में शर्ट सुखानी है और गर्मियों में शर्ट सुखानी है, दोनों को सेम तरह से फैलाना है, ठीक है, अंतर सिर्फ तापमान का होना चाहिए, तो गर्मियों में जल्दी सूखेगी।
गर्मी में जल्दी से क्यों सूखी, मतलब उसके अंदर का पानी जल्दी से वाष्पित हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तीसरा क्या है, आर्द्रता में कमी से वाष्पीकरण बढ़ता है। आर्द्रता के साथ उल्टा सीन है सर, मतलब आर्द्रता कम होगी तब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता का मतलब होता है कि पानी में मौजूद नमी, सॉरी, हवा में मौजूद नमी। ठीक है, हवा में जो नमी है उसको हम बोलते हैं आर्द्रता। जैसे बारिश के टाइम पे हवा में नमी ज़्यादा हो जाती है ना, तो यानी कि वहाँ पे आर्द्रता बढ़ जाती है। तो बरसात में देखा होगा अपने कपड़े कम सूखते हैं, क्यों, क्योंकि हवा में नमी बहुत ज़्यादा है यार। ठीक है, जब हवा में ऑलरेडी बहुत सारी नमी है तो जिस चीज़ को आप सुखा रहे हो उस वो वाष्प बन के हवा में जल्दी जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि वायु जगह वहाँ पे वैसे ही कम है। ठीक है ना, उस पानी के लिए। तो इसीलिए अगर नमी जितनी कम होगी हवा में, यानी कि आर्द्रता जितनी कम होगी, तब वो वहाँ पे जल्दी सूखेगा। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा समझ में आ गया। चौथे में क्या है, वायु की गति बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ता है। याद करो कि सर्दियों में कई बार ऐसा होता है या बरसात में कई बार ऐसा होता है कि, ठीक है, धूप नहीं निकल रही है, ठीक है, आप कपड़े बाहर या फिर नहीं डाल पा रहे हो बरसात की वजह से, या ठीक है, तो क्या करते हैं लोग कि कपड़ा अगर उन्हें जल्दी से सुखाना है तो पंखा चला देते हैं। ठीक है, घर में ही कपड़ा टांग के पंखा चला देते हैं। पंखा चलाते हैं तो क्या होता है, कपड़ा जल्दी सूख जाता है। अब पंखा चलाने से हो क्या रहा है, पंखा चलाने से मेनली हवा की गति बढ़ रही है। ठीक है, तो हवा की गति बढ़ रही है तो वाष्पीकरण तेजी से हो रहा है, इसलिए वो कपड़ा जल्दी सूख जा रहा है। तो इस कहानी से आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आपको ये जल्दी, ठीक है ना, आप जल्दी नहीं भूल पाओगे इसको। समझ में आया, समझ में आया वाष्पीकरण किसे कहते हैं तथा इसको प्रभावित करने वाले कारण। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आना, ये लाइन समझ में आई ना, तो आगे के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। घड़े का पानी ठंडा क्यों हो जाता है, ठीक है, हथेली पे कुछ रखो एसीटोन वगैरह इत्र वगैरह तो ठंडक क्यों महसूस होती है। ठीक है, या फिर आप नहाते समय अगर आपने ऊपर पानी डाला और हवा चलने लग जाए तेज तो आपको ठंडी क्यों लगने लगती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आएंगी। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आता है तो। ठीक है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से कि वाष्पीकरण से शीतलता होती कैसे है, क्यों होती है। ठीक है, तो एक बात बताऊं मैं आपको, सीधी सी बात है, अभी जो मैंने लिखा है इसको छोड़ दो, ये जो लिखा है तो समझाऊंगा ही, मतलब जो लिखा है वही समझा रहा हूँ, इसको लिखना कैसे वो तो ये चीज़ है। ठीक है, बट टूटी फूटी भाषा में पहले समझाते हैं फिर एग्जैक्टली देखें कैसे लिखना है। जैसे मान लो, ठीक है, कि फर्श पे पानी गिर गया, मान लो ये पानी का धब्बा है, मतलब पानी की छींटें। ठीक है, पानी गिर गया मान लो फर्श पे। ठीक है, अब कुछ देर बाद क्या होगा, बहुत कम पानी गिरा, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ देर बाद क्या होगा देखोगे, ठीक है ना, गर्म मौसम में हवा चल रही है सब कुछ है, तो कुछ देर बाद धीरे 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 पानी सूखने लगे और कुछ देर बाद ये सूख जाएगा। यही होता है ना। ठीक है, जैसे पोंछा लगाते हो आप तो पोंछे पे फर्श गीला होता है, लेकिन कुछ आप नहीं लगाते हो सकता है आप घर में कोई और लगाता हो। ठीक है, तो पोंछा लगाने के बाद फर्श गीला हुआ और फर्श कुछ देर बाद सूख गया, सूखा ना। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये पानी वाष्पित हुआ है, ये तो हमको समझ में आ गया कि वाष्पित हुआ है, इतनी देर से वाष्पीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वाष्पित हो क्यों रहा है। जब आप वो समझ जाओगे तब आप समझ जाओगे कि वाष्पित होने से ठंडक कैसे हो रही है, शीतलता कैसे हो रही है। देखो हो रहा क्या है, ठीक है, पहली बात तो वाष्पीकरण सतही प्रक्रिया है, सरफेस फिनोमिना है। मतलब अगर आप पूरे बाल्टी में पानी भर दो तो पानी की जो ऊपरी परत है ना, ऊपरी सतह है, वही पहले वाष्पित होगी। ऐसा नहीं कि अंदर वाला पानी वाष्पित हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपके सामने बाल्टी में पानी रख दो, ये खतरनाक बाल्टी बन गई, मतलब बाल्टी में कोई बर्तन मान लो भगवान वगन, ठीक है, यहाँ तक पानी है। ठीक है, तो जो पानी के नीचे वाले कण है ये वाष्पित नहीं होंगे, जो ऊपर वाले कण हैं, ठीक है ना, वो वाष्पित होते हैं। ठीक है ना, तो होगा क्या, जैसे इसमें जो टॉप लेयर पे ऊपर वाली सतह है पानी की, ये अपने आसपास की जो गर्मी है ना, जो अपने आसपास की गर्मी है, ठीक है, ऊष्मा है, उसको सोखेगी। और जबकि इसके पास ऊष्मा आ गई तो इसके कणों के पास ज़्यादा एनर्जी आ गई। तो यही जो कण है वो आकर्षण बल को, लिक्विड वाले आकर्षण बल को तोड़ के गैस में चेंज, दूर दूर होने लगेंगे, दूर दूर होंगे तो वो गैस में चेंज होंगे। ठीक है, तो मतलब क्या कि ये पानी वाष्प में बदलने के लिए एनर्जी चाहिए इसको। ठीक है, ऊष्मा चाहिए, बिना उसके नहीं बदल पाएगा ये। तो ये वो एनर्जी लाएगा कहाँ से, अपने आसपास से। अपने आसपास की गर्मी को ये सोख लेता है और लिक्विड स्टेट से गैस में चेंज होने के लिए एनर्जी आ गई इसके पास। ठीक है, तो ये गैस में चेंज होकर वाष्प बन के उड़ गया। अब जब ये वाष्प बन के उड़ा तो मैंने क्या बोला, इसने आसपास से एनर्जी सोख ली। अब जब अपने आसपास की एनर्जी ये सोख लेगा तो आसपास ठंडक तो होगी ना भाई।
है ना, गर्मी चली गई कहीं और इसको पानी से गैस बनाने में, तो आसपास की गर्मी अगर गई तो आसपास का टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो ठंडक होगी। बस यही रीजन है कि वाष्पीकरण शीतलता होती है। इसको आप लिखोगे कैसे, इसको आप लिखोगे ऐसे कि जब कोई तरल पदार्थ वाष्पीकृत होता है तो उसकी सतह के जो अणु होते हैं, सतह समझ में आ गया ना, ऊपरी सतह के अणु आसपास से ऊष्मा सोख लेते हैं और इसी ऊर्जा के कारण वाष्प में बदल पाते हैं या बदल जाते हैं, इसी ऊर्जा के कारण, ठीक है, जो आसपास से इन्होंने सोखी है। क्योंकि आसपास की जो कुछ ऊष्मा है वो इन कणों को वाष्प में बदलने में ही खर्च हो गई, इसीलिए वहां का तापमान कम हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता होती है। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एक बार संडे को होती है, संडे को देखो कल क्लास ये होगी ना 10वीं वालों की, है ना, 10वीं वालों को धोखा दे रहा हूँ 2-3 दिन से, नाराज है बेचारे, ठीक है। तो कल क्लास रख लेते हैं 10वीं की, ठीक है, मैं बता दूंगा टाइम कब होगी, ठीक है। ठीक, क्लास 10th वालों भाई कल तैयार रहना संडे को, ठीक। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। आप देखो, अगर आपको ये समझ में आया ना वाष्पीकरण से शीतलता होती है, अब आपसे चाहे जिस तरह का भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे पूछ लिया जाए, चाहे पूछ ले कूलर ठंडा क्यों करता है, चाहे पूछ ले घड़े का पानी ठंडा क्यों हो जाता है, चाहे पूछ ले कप की अपेक्षा हम दूध या गर्म चाय, ठीक है ना, प्लेट में जल्दी क्यों पी लेते हैं, या एसीटोन पेट्रोल ये सब डालने पे जो हमारा हाथ है ठंडा क्यों हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ों का एक ही लॉजिक है, वाष्पीकरण से शीतलता होती है, वाष्पीकरण से शीतलता होती है, वाष्पीकरण से शीतलता होती है, मतलब ठंडक होती है, ठीक है। और उनको प्रभावित करने वाले जो जो कारण है, अगर वो कारण फेवर में होंगे तो वाष्पीकरण जल्दी होगा, ठंडक ज़्यादा होगी, जितनी तेजी से वाष्पीकरण उतनी ज़्यादा ठंडक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं पहला वाला, ठीक है। पहला वाला क्या है, गर्म शुष्क दिनों में जो कूलर है वो अधिक ठंडा क्यों करता है। देखो ध्यान दो यार, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि भैया दिन कैसा है, गर्म, और मैंने अभी आपको बताया था कि ज़्यादा गर्मी यानी तापमान ज़्यादा, तापमान ज़्यादा से वाष्पीकरण ज़्यादा, और वाष्पीकरण ज़्यादा से ठंडक ज़्यादा, अभी मैंने आपको बताया। और दूसरी बात है शुष्क दिन है, शुष्क दिन है मतलब आर्द्रता कम है, भाई गर्म मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, शुष्क मतलब आर्द्रता कम है। और अभी मैंने देखो आपको क्या बताया था कि आर्द्रता में कमी से वाष्पीकरण बढ़ेगा, तापमान में बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ेगा, तो दिन गर्म है मतलब तापमान बढ़ा हुआ है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, दिन शुष्क है सूखा है तो मतलब आर्द्रता में कमी है तब भी वाष्पीकरण बढ़ेगा, और वाष्पीकरण बढ़ेगा तो वाष्पीकरण से शीतलता होगी। इसीलिए देखो मैंने जो क्वेश्चन का यहाँ क्रम रखा है ना कुछ ऐसा ही रखा है ताकि आपको ये चीजें समझ में आती रहे, ठीक है। तो गर्म दिन है, टेम्परेचर ज्यादा है, शुष्क है, आर्द्रता कम है, टेम्परेचर मतलब फिर से, ठीक है, वाष्पीकरण ज्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे कि गर्म शुष्क दिनों में वायुमंडल में जल वाष्प यानी आर्द्रता कम होती है और तापमान अधिक होता है, क्योंकि गर्म दिन है तापमान अधिक, शुष्क है तो आर्द्रता कम, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। कुछ यार रटना ही नहीं है यार, लॉजिक है, प्योर लॉजिक समझो, ठीक है। जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और कूलर चलाने पर उसमें पानी तेजी से वाष्पित होता है, समझ में आई बात। और तेजी से वाष्प बनने के लिए वो पानी आसपास से ही तो ऊष्मा सोखेगा, आसपास से ऊष्मा सोखता रहेगा, सोख सोख के उड़ता रहेगा, तो आसपास के जो जल के अणु हैं उनकी एनर्जी भी, ठीक है, और आसपास की चीजों की एनर्जी भी चली जाएगी, तो आसपास ठंडक होगी ना भाई, ठीक है, सोखता है जिससे शीतलता अधिक होती है, इसलिए गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा करता है। आगे बात समझ में क्या, ठीक है, क्लियर हो गई बात, बहुत, ठीक है ना, बहुत आसान से क्वेश्चन लगेंगे अब आपको ये, और बहुत बार देख लेना, पेपर दे के आना, याद करोगे आप, पेपर में भी मेरे को याद कर रहे होगे तुम लोग कि हाँ उस दिन जो पढ़ा रहे थे ना वही वही तो पूछ रहे हैं यहाँ पे हमसे, ठीक है। और आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, कमाल की बात ये है कि आपने एक बार अगर अच्छे से वीडियो देखी है ना ये, ठीक है, तो आप बना के भी लिख लोगे खुद से, क्योंकि मैंने आंसर इतने सिंपल शब्दों में लिखे ना, बहुत सोच के लिखा यार, ठीक है ना, कि किस तरह से लिखा जाए ताकि आसानी से चीजें समझ में आती रहें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है। अब भाई गर्मियां है, तापमान ज्यादा है, वाष्पीकरण अगर हुआ तो ज्यादा तेजी से होगा, ठंडा भी तेजी से ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि अगर हमने पास घड़े में पानी हमने रखा है, जैसे घड़े में रखा है, तब तो पानी ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर यही स्टील का होता, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत खतरनाक है, हंसना मत, मान लो, ठीक है, ऐसा कुछ बर्तन वर्तन होता, बर्तन ही लग रहा है ना ये, मान लो बर्तन ही है कोई, ठीक है, हटाओ यार इसको, ठीक है। ऐसा कुछ मान लो ये कोई बर्तन है, ठीक है, या घड़े के डिजाइन के बर्तन मान लो ना, ठीक है, घड़े का ही डिजाइन कोई स्टील का बर्तन है, ठीक है।
बिल्कुल सेम सेम डिजाइन, देखने में एक जैसा, पर एक स्टील का है और एक ऐसा मिट्टी का घड़ा, दोनों में पानी भरा हमने। स्टील वाला पानी ठंडा नहीं होता, ये वाला पानी ठंडा हो जाता है। लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक क्या है इसके पीछे? देखो होगा क्या, अगर आपके पास घड़ा है, कभी आप देखना इसको छू के, ठीक है, अगर आपके पास घड़ा है, अब इसको ऐसे हाथ टच करो ना, इसके ऊपर, इस पे हाथ टच करो, तो आप देखोगे आपके हाथ पे नमी आ गई, पानी की नमी आ गई, जैसा कुछ पानी आपके हाथों पे आ गया हो, ठीक है ना, करके देखना। ठीक है, अगर आपने पानी ऐसे भर के रखा हुआ है, ठीक है, और इसको आप ऐसे छूते हो, तो आपके हाथ पे नमी आ जाएगी। हो क्या रहा है कि इसमें क्योंकि मिट्टी का बना हुआ है, तो कुछ पानी मिट्टी सोख रही है, सोख रही है मतलब इसमें रिस रिस के पानी बाहर आ रहा है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छेद हैं, ठीक है ना, इसमें हम ऐसे आंखों से नहीं दिखाई देते, बट इसमें छोटे छोटे छेद हैं या जगह है जहाँ से पानी रिस रिस के बाहर आ सकता है, बहुत थोड़ा, मतलब इसको आप छुओगे तो आपके हाथ पे नमी आएगी, इतना, ऐसा नहीं कि पानी बाहर आके गिरने लगेगा, लेकिन इसको अगर आप छुओगे बाहर से, आपको गीला गीला लगेगा ये। अब हो क्या रहा है, क्योंकि वो जो पानी था अब बाहर की सतह पे आ गया, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छेद हैं, तो वही पानी वाष्प बनना चाहेगा। वाष्प बनने के लिए वो आसपास से गर्मी खींच लेगा, यानी घड़े से, घड़ा फिर घड़े का टेम्परेचर कम होगा तो अंदर के पानी से भी गर्मी बाहर आने लग जाएगी, है ना, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तब हीट बहती है। ठीक है, तो होगा क्या कि आसपास की चीज़ें, मतलब आसपास का जो पानी है, घड़ा है, वो सब ठंडे होने लगेंगे, क्योंकि बाहर का पानी वाष्प बनने के लिए एनर्जी लेके उड़ जा रहा है। ठीक है, जैसे आपका पैसा लेके कोई उड़ जाए तो आप गरीब होने लगोगे ना, तो वैसे ही इसकी गर्मी लेके पानी उड़ रहा है जो वाष्प हो रहा है, तो बेचारा गरीब हो रहा है, टेम्परेचर में टेम्परेचर डाउन हो रहा है इसका, ठंडा हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? तो वही अगर स्टील का बर्तन होता, तो स्टील के बर्तन में से पानी ऐसे सोख के बाहर नहीं आएगा, स्टील के बर्तन को आप बाहर से छुओगे तो आपका हाथ गीला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो स्टील का घड़ा होगा, मिट्टी का घड़ा नहीं होगा, अगर स्टील का बर्तन होगा, तो उसमें छोटे छोटे छेद नहीं होंगे, पोर्स नहीं होंगे जिससे पानी बाहर आए। जब पानी बाहर नहीं आ पाएगा तो वाष्पित नहीं हो पाएगा उतनी तेजी से। हाँ, ऊपर अगर मुंह खुला हुआ है तो वहां से थोड़ा बहुत होगा, लेकिन यहाँ से तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो ठंडा नहीं होगा, लेकिन मिट्टी के घड़े में ठंडा हो जाता है। रीजन समझ में आ गया? इसको लिखना कैसे, ये तो समझा हमने टूटी फूटी भाषा में, लिखना ऐसे है सर कि घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे पानी धीरे धीरे रिसता रहता है, और कुछ पानी बाहर की सतह पर आ जाता है, जो वाष्पन के लिए जल से ही ऊष्मा ले लेता है, जिससे घड़े का जल ठंडा हो जाता है। ठीक है, या फिर यूँ कह सकते कि वाष्पीकृत होता है और वाष्पीकरण से ठंडक होती है और ये ठंडा हो जाता है। सिंपल सा है आंसर इसका। ठीक है, अगला वाला देखो क्या है, अगला वाला क्या है कि कप की अपेक्षा हम प्लेट में चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? यार कप होता है छोटा सा, ऐसे ही तो होता है ना कुछ कप, प्लेट होती है ऐसे। ठीक है, अब जब आप इसमें आओगे तो ये फैल जाएगी चाय, क्षेत्रफल ही तो बढ़ रहा है, और यहाँ पे देखो जो ऊपर वाली सतह है यहीं से तो खुला हुआ है, यहीं से, ठीक है, क्षेत्रफल कम है, तो जब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। अभी हमने देखा था शर्ट वाले एग्जाम्पल से, शर्ट को गोल मोल करा था, क्षेत्रफल कम हो गया था, फैलाया था, क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया था, तो फैलाने पे वो जल्दी सूख रही थी। तो ऐसे ही यहाँ पे चाय या दूध जो भी गर्म होगा फैला रहेगा, फैला रहेगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा है, सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा है, वाष्पीकरण ज़्यादा है, तो ठंडक भी ज़्यादा होगी। तो यानी यहाँ पे चाय या दूध गर्म जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, इसलिए हम इसको आसानी से पी लेंगे। तो बस यही लिखना है आपको कि प्लेट की खुली सतह का क्षेत्रफल कप के क्षेत्रफल से अधिक होता है, अतः प्लेट में दूध या चाय का वाष्पीकरण कप की अपेक्षा तेजी से होता है, और हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से ठंडक यानी शीतलता होती है, जिससे वे जल्दी ठंडे हो जाते हैं और हम आसानी से पी लेते हैं, चाय या दूध जो भी है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया इतना? अगला भी वही रीजन है यार। ठीक है, कि हाथ पे आप एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालो, या इवन पानी ही डाल दो, तो आपका हथेली जो है वो ठंडी हो जाती है। सेम रीजन है, जो इसमें डाला ये आपके हाथ से गर्मी सोख लेगा ताकि ये वाष्प बन सके, और गर्मी सोख लिया, वाष्प बन गया, तो आपके हाथ की गर्मी इसको वाष्प बनाने में गई, तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली ठंडा हो गई होगा। ठीक है, तो जब हम अपनी हथेली पर कुछ एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालते हैं, तो यह वाष्पित होने लगते हैं और वाष्प में बदल जाते हैं, और ये हमारी हथेली से ऊष्मा सोख लेते हैं, इसी वजह से हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। सेम वही लॉजिक है कि आपका पैसा लेके कोई उड़ जाए तो आप गरीब हो जाओगे, तो ऐसे ही हाथ की गर्मी लेके ये पानी उड़ गया, भाप बन, वाष्प बन गया, तो हाथ बेचारा गरीब हो गया, पैसों के मामले में नहीं, हीट के मामले में, गर्मी के मामले में, तो ये ठंडा हो गया बस। ठीक है, क्लियर आ गई बात? क्लियर आ गई बात? अगला क्या है, गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो देखो यार, जैसे मान लो आपने कुछ ऐसा पहन लिया, जैसे आपको अंदर, जैसे मान लो मैंने ये कपड़ा पहना हुआ है, मान लो ये कपड़ा प्लास्टिक का होता है, जस्ट इमेजिन, ठीक है ना, अभी सूती टेरिकॉट की बात ही नहीं करते, मान लो ये प्लास्टिक की पन्नी का होता, तो अंदर अगर मुझे पसीना हुआ है ना तो वो अंदर ही रह जाता,
बाहर बन के उड़ ही नहीं पाता, वाष्प बन के वाष्पीकरण उसका नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि पन्नी थोड़ी ना पसीना सोखती, वो पसीना सोखती नहीं, तो अंदर का पसीना अंदर, ठीक है, और बाहर नहीं आ पा रहा है, वाष्प बन के उड़ नहीं पा रहा है। ठीक, लेकिन सोचो अगर ये कपड़ा सूती है, तो ये पसीना, सूती कपड़े पसीना बहुत अच्छा सोखते हैं। ठीक है, तो पसीना जब अच्छा सोखेंगे, तो यही पसीना ये सोख के बाहर के कांटेक्ट में आ जाएगा ना, हवा के कांटेक्ट में आ जाएगा और वाष्पीकृत होगा। वाष्पीकृत जैसे ही होगा, ये वाष्प बनने के लिए आसपास से गर्मी, यानी मेरे शरीर से भी गर्मी सोखेगा, तो मुझे ठंडक महसूस होगी, और गर्मियों में चाहिए क्या? ठंडक। ठीक है, तो इसीलिए हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि पसीना अच्छा सोखते हैं, पसीना अच्छा सोखेंगे तो वो पसीना हवा के कांटेक्ट में आएगा, और वो पसीना वाष्प बन के उड़ जाएगा हमारे शरीर की गर्मी को लेके। ठीक, तो हमारा शरीर ठंडा रहेगा। तो बस यही रीजन लिखना है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, यानी सोखते वो अच्छा है पानी इस, और हमारा पसीना इनमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, और हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, मतलब हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है ना? क्लियर होगी बात? इसीलिए हमें गर्मियों में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने लास्ट के लिए रखा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 273 केल्विन पर, 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? मतलब जब हम बर्फ देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस की, और 0 डिग्री सेल्सियस में पानी भी है, जैसे जब बर्फ पिघलना चालू होती है कि सिस्टम में, तो जब बर्फ पिघल रही है, जब तक पिघलती नहीं है पूरी, ठीक है, तब तक पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 0 पे ही रहता है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया था गुप्त ऊष्मा वाला सीन। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे मान लो यहाँ बर्फ है, बर्तन में रखिए, आप इसे गर्मी दिए जा रहे हो, गर्मी दे रहे हो, पिघल तो रही है, लेकिन जो पिघल रही है, पिघल के जो पानी बन रहा है, जस्ट उसका टेम्परेचर जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती, बढ़ता नहीं है, 0 पे ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गर्मी आपने दी, वो इसका तापमान बढ़ाने में जा ही नहीं रही है, वो चली जा रही है इसकी स्टेट को चेंज करने में। मतलब बर्फ ठोस है, जो पिघल रहा है वो पानी द्रव है। ठीक है, तो ठोस के कणों में आकर्षण बल ज्यादा होता है, वो आकर्षण बल टूटेगा, तभी तो वो पानी में बदलेगा। तो हमने जो गर्मी दी वो टेम्परेचर बढ़ाने में गई ही नहीं, वो खर्च हो गई उस फोर्स को तोड़ने में, ताकि वो लिक्विड बन सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको घर से पैसे मिले, ठीक है, मान लो किताब खरीदने के, ठीक है, और आपने उस पैसों से, ठीक है, पार्टी वार्टी कर ली, तो किताब तो आएगी नहीं ना, लेकिन पैसे तो कहीं और खर्च हो गए, पैसे तो खर्च हुए, लेकिन आपने किताब नहीं खरीदी। तो ठीक वैसे यहाँ भी हो रहा है, जो गर्मी दे रहे हैं उसको पैसा समझो, इसको हमने पैसे दिए, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा। मतलब इसको हमने गर्मी दी, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं, क्यों? क्योंकि इसने कहीं और खर्च कर दिया ना, उस गर्मी को इसने कहाँ खर्च कर दिया? अपनी अवस्था को बदलने में, ठोस से द्रव में। समझ में आई बात? तो मतलब क्या, कि जो पानी बन रहा है, जो पानी बन रहा है उसमें जो इसने गर्मी सोखी है अपनी अवस्था बदलने के लिए, जो गुप्त ऊष्मा है वो भी है, वो ऊष्मा भी उसके अंदर है। ठीक है, तो इसीलिए उस पानी से उतनी ठंडक नहीं होगी जितनी बर्फ से होगी। क्यों? क्योंकि बर्फ आसपास से और ऊष्मा सोख रही है, ताकि अपनी स्टेट को चेंज कर पाए, ऊष्मा सोखेगी तो आसपास ठंडक का इफेक्ट ज्यादा होगा। आई बात समझ में? तो गुप्त ऊष्मा के कारण ऐसा होता है, अगर आपको पूरा ना याद आए तो लिखना गुप्त ऊष्मा के कारण ऐसा होता है। ठीक है, और पूरा डिटेल में, ठीक है ना, अगर आपको देखना है पूरी साइंस, तो फिर से बोल रहा हूँ, प्रगति बैच ज्वाइन कर सकते हो आप, AK स्टडी ऐप पे जाके। ठीक है, डाउनलोड करना है, ठीक है ना, AK स्टडी ऐप प्ले स्टोर से, वहाँ पे प्रगति ऐप है। ठीक है, प्रगति बैच है, उसको ज्वाइन करना, पूरी साइंस आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है मैंने। ठीक है, तो याद रखना, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर और जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक होगा, मतलब बर्फ में अधिक होगा, क्योंकि बर्फ पानी बनने के लिए माध्यम से संगलन की गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर रही है। जो जितनी ज्यादा गर्मी सोख सकता है वो उतनी ज्यादा ही ठंडक करेगा ना भाई। ठीक है, पानी गुप्त ऊष्मा थोड़ी सोखेगा, उसमें तो ऑलरेडी आ चुकी है वो ऊष्मा। ठीक है, अच्छा अगला है, उबलते हुए जल अथवा भाप उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किससे अधिक महसूस होगी? कहने का मतलब है कि मान लो सेम टेम्परेचर पे हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप है और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता हुआ पानी है। ठीक है, अगर किसी का हाथ पानी से जले और किसी का हाथ भाप से, दोनों का टेम्परेचर सेम है मान लो, तो जलन किस में ज्यादा होगी? ये क्वेश्चन है। तो याद रखना, जलन भाप से ज्यादा होगी, भाप से जब आपका हाथ जलेगा तो उसकी जलन ज्यादा होगी। लड़कियों को ये बात पता होगी, अगर उन्होंने, ठीक है ना, रोटी बनाई है, तो रोटी जब फूलती है, ठीक है, तो कभी कभी वो जो फूली हुई रोटी है ना,
ठीक है, हाथ से दबाने पे उसमें छेद हो जाता है और एकदम से भाप जो है ना वो हाथ में लग जाती है और जलन बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो वहाँ पर, ठीक है ना, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जस्ट इमेजिन कि ये पानी है, यहाँ पे इस बर्तन में पानी भरा है, इसको हमने गर्मी दी। अब पानी का टेम्परेचर बढ़ते 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 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगेगा और, ठीक है ना, भाप में बदलना चालू हो जाएगा। तो जो भाप जस्ट बदल रही है, पहले इस पूरे का टेम्परेचर नहीं बदलेगा जब तक ये पानी, ठीक है ना, पूरी तरह से भाप नहीं में नहीं बदलता, अगर सिस्टम पैक्ड है तो। ठीक है, तो होगा क्या कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, पानी ने गुप्त ऊष्मा सोखी, जो इसको ऊष्मा दी रही है या दी जा रही है, वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, वो इसका स्टेट चेंज कर रही है, इसको लिक्विड से गैस बनाने में। तो मतलब जो गैस बनी है ना, उसमें जो पानी वाली हीट थी वो तो है ही है, जो स्टेट चेंज करने के लिए आपने गुप्त ऊष्मा दी इसमें, वो भी उस पानी के पास है। तो पानी के पास, सॉरी, भाप के पास है। तो जो भाप जो है उसके पास गुप्त ऊष्मा भी छुपी हुई है, तो मतलब उसमें ऊष्मा ज़्यादा है, ठीक है ना, गुप्त ऊष्मा ज़्यादा है, तो वहाँ से जलन ज़्यादा होगी ना भाई, क्योंकि ऊष्मा ज़्यादा मतलब जलन ज़्यादा। आगे बात समझ, तो इसको सीधा आंसर लिखना है, भाप से जलने की तीव्रता उबलते पानी से ज़्यादा, ठीक है, मतलब भाप की तीव्रता ज़्यादा होगी उबलने हुए पानी के मुकाबले। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप में उबलते पानी की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा होती है, यह अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा के रूप में होती है। यानी कि भाप में जलने की तीव्रता ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पानी, टेम्परेचर अगर दोनों का सेम है तब भी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ठीक है भाई, ये था आपका चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो कल मिलेंगे, अब कल नहीं परसों, ठीक है, नहीं परसों भी नहीं, मतलब मंगलवार को ना, अभी क्लास कब होगी, मंगलवार को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अभी चैप्टर नंबर 2 करेंगे हम एक बार, लेकिन आप वो देख लेना जो लाइव, ठीक है ना, लाइव में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, वन शॉट वीडियो। ठीक है, तो जिन बच्चों बच्चों को दिक्कत है वो वन शॉट देख लेना। ठीक है, वन शॉट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में वन शॉट वीडियो देख लेना। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक का है, अभी बाकी का बाद में देख लेंगे। ठीक है, पहले 1 से 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आपके पहले ये 5 चैप्टर क्लियर हो जाएं, उसके बाद देखेंगे बाकी चीज़ों को। ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे अब मंगलवार को। थैंक यू।